आप लोगों को याद होगा लास्ट टर्न पे हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और रेट ऑफ कूलिंग को स्टडी कर रहे थे। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि इस जगह पे आज हम स्टडी करेंगे आर एच और आर सी को डिफरेंट बॉडीज के लिए। लास्ट टर्न पे मैंने आपको आर एच और आर सी पढ़ाया था स्फीयर के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं आर एच एंड आर सी ऑफ जनरल बॉडीज। देखो एक चीज समझनी है। मैंने आपसे कहा था कि देखो हम आर एच पढ़े या आर सी, आपको दो चीजों को याद रखना है कि मेरे पास जो आर एच है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी कहते हैं, इसका रिलेशन प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। मतलब कुछ भी हो जाए ये चीज नहीं बदलेगी। और सेम तरीके से अगर हम आर सी मतलब डी थीटा बाई डी टी की बात करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है ए अपॉन एम सी। कुछ भी हो जाए हम इस चीज को नहीं बदलेंगे। ये दो बातें फॉलो होती हैं हमेशा। तो अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है, अलग अलग शेप की बॉडीज है, अलग अलग बॉडीज है, तो भाई आर एच का मतलब है आर एच प्रोपोर्शनल टू, अगर हम लिखें भाई आपके पास जस्ट इन केस में एक बात कह रहा हूँ कि आपके पास बॉडीज है, आपके पास क्यूब है, या आपके पास क्यूबॉइड है, या आपके पास स्फीयर को छोड़ दो, स्फीयर तो लिख ही चुके हैं, या मान लो लेट इट बी सिलेंडर है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो आर एच है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो इन सब का जो आर एच आएगा, क्यूब का एरिया 6a² क्यूबॉइड का एरिया आर एच प्रोपोर्शनल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL, या आर ऑफ सिलेंडर। तो कह सकते हो, अब सवाल में इसमें एक चीज बस पढ़ लेना। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ लिखा होता है कि कर्व सरफेस एरिया लो, कभी कभी लिखा होता है कि पूरा एरिया लो। तो 2πRL। तो आर एच को मटेरियल से मतलब नहीं है, सिर्फ बॉडी के सरफेस एरिया से मतलब है। तो आर एच तो भाई इस तरीके से निकल आया। लेकिन अगर उसी जगह मैं यहाँ पे बात करता हूँ आरसी की, तो आप जानते हो कि मेरे पास जो आर एच है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया है, और आर सी ए अपॉन एम सी। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू सी। तो आपके पास यही आर सी आ जाएगा। देखिए एरिया कितना, 6a² डेंसिटी इंटू A³ इंटू सी। अगर हम इसका आर सी निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LB BH HL डिवाइडेड बाई रो LBH C। सेम तरीके से अगर आप आर सी इसका निकालें, तो देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये कोई याद करने की चीज नहीं है। तुम्हें अगर जनरल फॉर्मूला याद है तो तुम सबका लिख सकते हो। ठीक है ना। अगर हमें सिर्फ जनरल फॉर्मूला याद है तो हम किसी का भी लिख सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे नहीं हर चीज का अलग अलग, या याद नहीं करेंगे, सिर्फ हमें लिखना आना चाहिए। डेंसिटी इंटू πr² L इंटू सी। तो जिस बॉडी का कंपेयर करने को बोलेगा उस बॉडी का कंपेयर कर लेंगे। अच्छा बस एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम पे हमने स्फीयर को कंपेयर करा था, दो स्फीयर्स को। जब हमने स्फीयर को कंपेयर करा था तो याद करो, हमने ऊपर लिखा था एरिया 4πr², नीचे लिखा था वॉल्यूम 4/3 πr³। तो हमने ऊपर वाले एरिया से और नीचे वाले वॉल्यूम दोनों से कोई मतलब उसमें जो कांस्टेंट आ रहे थे पूरे पूरे हटा दिए। तो याद रखिएगा, मतलब बहुत बेसिक सी बात तुम्हें बस बता रहा हूँ ताकि तुम ये गलती मत करो। अगर दो बॉडीज जो कि आइडेंटिकल शेप की हैं, तब तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर तुम दो स्फीयर को, सॉरी दो क्यूब को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, या सॉरी कंपेयर कर रहे हो, दो क्यूब का रेशियो निकाल रहे हैं, तब तो इस 6 से कोई मतलब नहीं है, इस 2 से कोई मतलब नहीं है, इन 2 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन
अगर तुम कहीं पर कंपेयर कर रहे हो स्फीयर को क्यूब के साथ, स्फीयर को सिलेंडर के साथ, तो याद रखिएगा कि फिर ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? फिर हम अगर स्फीयर में लिखेंगे तो स्फीयर में 4 पाई r² होता है और नीचे 4/3 पाई r³ होता है, तो वहां पे जो 3 बच रहा है ना, वो वहां पे रहेगा, हटाया नहीं जाएगा। क्यों भाई? ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं भाई। तो बस मेन बात क्या समझनी है कि आपके पास हमेशा एक चीज याद रखो कि अगर आरएच की बात कर रहा है तो आरएच सिंपली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है ना? आरएच सिंपली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कई सारे मटेरियल्स हैं। अगर हम सिर्फ आरएच की बात करें, तो अगर तुम्हारे पास कई सारे मटेरियल्स हैं, तो मान लो एक डिस्क है, एक स्फीयर है, इन सब में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा अगर सेम मास की बात करी जाए? इक्वल मास की बॉडीज में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा? बताओ भाई। पहले वाले का आंसर बताओ, दूसरे वाले का आंसर बताओ। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर अगर दोनों का मास, सबका मास सेम है। जल्दी जवाब दो यार, तुक्का लगाना है इतने आसान से क्वेश्चन में। खामोश है क्यों बैठे हो तुम लोग? इस सवाल में पहले वाले पार्ट में एक छोटी सी बात बताओ। तुम 1 किलो आयरन लेकर आए, आयरन, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कब बना पाओगे? जब उसे फ्लैट कर दोगे। क्यों भाई? बोलो। जब उसे एक प्लेट में बना दोगे। लॉजिकल सी बात है ना ये तो, कि एक मटेरियल का सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कब होगा? जब वो एक प्लेट की फॉर्म में होगा। तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कब देखने को मिलेगा? डिस्क में। बोलो भाई, समझ में आया? कहाँ मिलेगा? डिस्क में देखने को मिलेगा। अब बताओ सेकंड वाला, मिनिमम हीट ट्रांसफर। मिनिमम हीट ट्रांसफर, तो मिनिमम में तो कोई शक नहीं होना चाहिए भाई। मिनिमम कहाँ है ये तो तुम जानते ही हो। किसी अमाउंट ऑफ मास के लिए मिनिमम सरफेस एरिया कहाँ होता है? मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर में होता है। अच्छा ये बताओ, मतलब मैं एक चीज और इसी में ऐड कर दूं कि अगर मैं कह दूं सेम सवाल में कि अगर मतलब तुम चाहो तो अपने क्वेश्चन में ऐड कर लो, अगर यहाँ पे लिखा होता मास एंड मटेरियल,
वैसे तुम्हारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं यहाँ पे तुम्हें समझ में आया कि आर एच जो है वो मैक्सिमम है डिस्क का, और जो आर एच है वो मिनिमम है स्फीयर का। तुम बहुत अच्छे से समझ गए, मैं मटेरियल सेम कहता नहीं कहता कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ आरसी क्या होगा, आरसी मैक्सिमम किस में होगा? बोलो भाई, रेट ऑफ कूलिंग मैक्सिमम किस में होगा? जवाब दो भाई सब लोग, ऐसे खामोश खामोश मत बैठो, ठीक है ना? क्यों भाई, तब भी डिस्क का ही होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पास तब भी ये डिस्क का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है आरसी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन एमसी। हमारे पास मास कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट, तो फिर डिपेंडेंस किस पे आ गई? सिर्फ और सिर्फ एरिया पे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सेम मास एंड मटेरियल है तो जिसका एरिया ज्यादा उसका आर एच ज्यादा, आरसी ज्यादा। अगर सेम मास है और मटेरियल है तो जिसका एरिया कम उसका आरसी कम, उसका आर एच कम। हाँ जी, क्या सब लोगों को समझ में आया ये? बोलो, कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है ना? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर एच एंड आर सी ऑफ हॉलो स्फीयर। देखो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है, मैं बस आपसे हॉलो के बारे में पूछ रहा हूँ। अब देखो, तुम्हारे पास मान लो एक हॉलो स्फीयर है, ठीक, रेडियस आर का। एक हॉलो स्फीयर है रेडियस आर का, और यहाँ पर हम इसके आर एच और आरसी को कंपेयर करना चाहते हैं। तो आप एक बात जानते हो कि भाई आर एच जो है ये प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है ना? आर एच जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो एक बात बताओ, ऐसा कहीं कहा गया है कि हॉलो हो या सॉलिड? क्यों भाई, ऐसी कहीं कोई कंडीशन रही है? नहीं। तो हमारे पास जो आर एच है वो स्टिल प्रोपोर्शनल है 4 पाई आर स्क्वायर के, या सिंपली कह सकते हो आर एच प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। अब बात आती है दूसरी। ये बताओ इसका आरसी रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है? हाँ भाई, इसका रेट ऑफ कूलिंग रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा, इसके बारे में बताइए मुझे। कहने का मतलब वो क्या है, ये बताओ। ये जो हमारे पास आपने लिखा हुआ है, जिसको तुम आरसी कह रहे हो, और ये आपने ए अपॉन एम सी करके लिखा हुआ है, और छोटी सा यहाँ पे बताओ आप, यहाँ पर हम लोग अक्सर मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं, पर क्या इस जगह पे मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख पाएंगे? क्यों भाई, क्या इस जगह पे मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर बॉडी स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर जैसे मान लो एक शीट है, ये एक शीट है, बस हमने उसको गोल करके बना दिया है। ये है तो एक शीट, पर यहाँ पर हमने इसको गोल करके बना दिया है। तो मास हमारे पास होगा सिग्मा इंटू एरिया, जहां पे सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी, जहां पर सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी। तो अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो आरसी है
ये प्रोपोर्शनल है ए अपॉन एम सी। तो इस जगह पे आप देखिए क्या करेंगे, अब सुनिए मेरी बात। आर सी प्रोपोर्शनल टू 4 पाई r² डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू 4 पाई r² इंटू सी। तो पहली बात, आर सी प्रोपोर्शनल है r की पावर 0, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। समझ में आया भाई? उसको रेडियस से मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास दो स्फीयर हो जाए, टू स्फीयर्स ऑफ आइडेंटिकल मटेरियल, एक का रेडियस r दूसरे का 2r, तो उनके रेट ऑफ कूलिंग कैसे होंगे? सेम। क्यों भाई? अगर मेरे पास दो स्फीयर हो गए ऑफ सेम मटेरियल हॉलो, तो उनका रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। समझ में आई ये बात आप लोगों को? ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे पास आर एच और आर सी होता है। कोई दिक्कत? समझ में आई ये चीज? चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास आर एच और आर सी इस तरीके से है। अब हम लोग यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट लॉ कह सकते हो कि भी हमने कितने, तीन लॉ पढ़ लिए ना। हमने प्रोवोस्ट पढ़ा है, किरचॉफ पढ़ा है, स्टीफेंस पढ़ा है। अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर का फोर्थ लॉ पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो भाई, अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे। इन्होंने कहा, लिख लेते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ कूलिंग, या कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, कह सकते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding। बात समझ में? हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे पास आप एक चीज समझे छोटी सी, और वो क्या है, इन्होंने ये कहा कि एक बॉडी का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? उसके डिफरेंस का, मतलब बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के डिफरेंस के साथ। मतलब जैसे मान लो कि अभी सराउंडिंग है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और तुम पानी गर्म करके लाए 100 पर, तो 100 माइनस 20 80 का डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंस ज्यादा होगा, कूलिंग तेज होगी। जैसे जैसे सराउंडिंग के साथ डिफरेंस कम होता रहेगा, रेट ऑफ कूलिंग स्लो होता रहेगा। इन्होंने ये बताया कि जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा हीट लॉस करेंगे। भाई हीट कहाँ फ्लो करती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा हीट का फ्लो होगा, जितना कम डिफरेंस है उतना कम हीट का फ्लो होगा। तो हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज है वो कम होता है। कहाँ पर? जो टेम्परेचर चेंज है वो कम होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, और वही टेम्परेचर कह सकते हो चेंज ज्यादा होता है जब डिफरेंस ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है उस कंडीशन पर, सराउंडिंग से टेम्परेचर डिफरेंस के साथ।
अभी मेरी बॉडी 100 पे है, सराउंडिंग 20 पे है, ज्यादा तेजी से चेंज होगा। मेरी सराउंडिंग 20 पे है, मेरा टेम्परेचर 30 है, डिफरेंस सिर्फ 10 का बचा है, तो धीरे धीरे होगा। तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करी होगी, अब मैं रिलेट करूंगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए वो। तुमने पानी देखा है, जब तुम पानी को गर्म करते हो, मान लो तुम एक बकेट में तुमने पानी को गर्म करा, तुम एक बकेट में पानी को गर्म करो और उस गर्म पानी को ऐसे ही छोड़ दो। तुम एक चीज देखना कि वो ठंडा जब होता है ना, तो वो पानी नॉर्मल काफी देर तक बना रहता है। क्यों भाई? ये बात ऑब्जर्व करिए कि गुनगुना सा रहता है बहुत लंबे वक्त तक। ठंड मतलब काफी ठंडा हो चुका है, काफी ठंडा हो चुका है, लेकिन वो गुनगुना सा काफी वक्त तक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको सराउंडिंग के टेम्परेचर तक पहुंचना है। लेकिन सराउंडिंग के टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए जो कूलिंग है वो बहुत स्लो हो चुकी होती है। जब डिफरेंस ज्यादा है तो जल्दी जल्दी कूल हुआ होगा, लेकिन जब डिफरेंस कम होने लगा तो रेट ऑफ कूलिंग बहुत स्लो हो गया। इन्होंने यही बताया कि हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग जो कि डी थीटा बाई डी टी होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा माइनस थीटा नॉट के, जहां पे थीटा है आपके पास टेम्परेचर ऑफ बॉडी, थीटा नॉट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है ना? ये इस तरीके से है भाई। अब देखो, तो हमारे पास डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। अब देखो बात क्या हो रही है, हमें ये जो हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है भाई? तो सबसे पहली बात, माइनस इसलिए लगाया है कि ये जो डी थीटा है ये कैसा होगा? निगेटिव होगा ना। क्यों भाई? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये नेगेटिव होगा, इसीलिए एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा दिया गया। तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आया। तो याद रखना कि ये जो इक्वेशन आई है, ये कह सकते हो ये फर्स्ट फॉर्म है। हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये कह सकते हो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूं, पर आपको याद रखना है। ठीक है ना? आपको ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। ऐसे आया तो डेरिवेशन से ही है कि हमारे पास ये जो के होता है ना, ये होता है 4 ER सिग्मा ए थीटा नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई MC जे यहाँ पे क्या है? वही जूल्स इक्विवेलेंट, ER रिलेटिव एमिसिविटी, बाकी सारी बात आप जानते हो। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद करना इम्पोर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, जितना ज्यादा ये बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/MC। आपको एटलीस्ट ये वाली बात याद रखनी है, इतनी बात इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूले का उतना खास कोई काम नहीं पड़ता, जितना ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट के है ये 1/ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? तो ये आपको मेनली याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि मेरे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग की एक फॉर्म जो है वो ये, जो मैंने आपके सामने लिखी। और इसके अलावा न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग की अलग अलग फॉर्म भी आएंगी। मैंने क्या कहा कि एक चीज को याद रखो कि भाई सिंपल स्टेटमेंट क्या है कि रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। लेकिन इसको हम अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या देखा कि आपके पास डी थीटा बाई डी टी माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट है। तो मैं इसी चीज को यूं लिख सकता हूं। बताओ भाई,
क्या हमारे पास डी थीटा अपॉन थीटा ln थीटा होता है? क्यों? क्या डी थीटा अपॉन थीटा हमारे पास ln थीटा होता है? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जहां पे देखो, याद रखो, थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ मैं। हमारे पास dx अपॉन x होता है ln x। यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो dx अपॉन x प्लस 4। तो हमने क्या पढ़ा था? पहला स्टेप नॉर्मल इंटीग्रेशन, और जो कांस्टेंट ऑफ x आ जाएगा वो आ जाएगा डिवाइड में, तो सेम आ गया। इसका मतलब मैं इसके ln को लिख सकता हूँ ln थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और यहाँ पे लगा देते हैं एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। देखो, ये भी हमारे पास एक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहला सकती है। ये भी हमारे पास एक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहला सकती है। ठीक है ना? पर हमारे पास इस फॉर्म को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इसको है। अगर मैं इसका एंटी लॉग लूं, बताओ, ये सब आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, एंटी लॉग कैसे लेते हैं? इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा? इसका एंटी लॉग लोगे तो ये आ जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये आ जाएगा ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। क्यों भाई? क्या ये ऐसे ही आ जाएगा? थीटा माइनस थीटा नॉट ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। तो आपके पास थीटा आ गया थीटा नॉट ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। याद रखना भाई, ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। हमसे इक्वेशंस भी डायरेक्टली डायरेक्टली पूछी गई है। समझ में आ रहा है भाई? देख लो, तो हमने क्या देखा भाई कि टेम्परेचर का जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम क्या एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को शो कर रहा है? ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को शो कर रहा है। और एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को शो कर रहा है, तो मैं इसके ग्राफ को कैसा बनाऊंगा? समझो, एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को शो करने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने टेम्परेचर लिया थीटा, ठीक, समझना, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। लेट इट बी, मेरी बॉडी थी 90 डिग्री सेल्सियस पर, और ये कोई टेम्परेचर था सराउंडिंग का थीटा नॉट। तो देखो, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? किसी भी बॉडी का अल्टीमेट गोल होता है सराउंडिंग तक आना। किसी भी बॉडी का अल्टीमेट गोल होता है कहाँ तक आना भाई? सराउंडिंग तक आना। तो ये जो मेरी बॉडी है, अभी ये इनिशियली किस पर है? 90 पर। और उसके बाद जो इसका टेम्परेचर है वो घटना शुरू होगा, और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। इस वजह से जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा, और फिर ये सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। तुम एक चीज देखो, ये टेम्परेचर है मान लो 80, ये टेम्परेचर है मान लो 90, सॉरी 80 90 कह रहा हूँ, ये टेम्परेचर है मान लो 70, ये टेम्परेचर है मान लो 60, ये टेम्परेचर है मान लो 50। तो हम क्या बोल रहे थे कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो भाई एक बात बताओ, क्या पहले 10 डिग्री का जो ड्रॉप है और उसके बाद जो अगले 10 डिग्री का ड्रॉप है, उसके बाद जो अगले 10 डिग्री का ड्रॉप है, फिर नेक्स्ट 10 डिग्री का ड्रॉप है,
क्या इसमें कूलिंग का टाइम बढ़ता चला जा रहा है? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है कि मेरे पास T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, यहाँ पे ये जो टाइम है ये तो अलग ही बड़ा हो गया है। ये जो टाइम है ये तो अलग ही बड़ा हो गया है। मान लो T5। बोलो भाई, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? तो यही तो बात न्यूटन ने अपने स्टेटमेंट में कही थी। न्यूटन ने यही तो अपने स्टेटमेंट में कही थी कि जब टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कूलिंग, तो जितना ज्यादा डिफरेंस उतना तेज कूलिंग, जितना कम डिफरेंस उतना कम कूलिंग। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहली बात, ये एक एक्सपोनेंशियल डिके है। ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल डिके है। ठीक है भाई, जहां पे आप कह सकते हो कि हमारे पास, अगर आप इसके स्लोप की बात करें, तो इसका स्लोप हमारे पास कह सकते हो कि डी थीटा बाई डी टी, माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी। और अल्टीमेटली ये हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग के बराबर है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग के बराबर है। अब एक चीज देखिए, हम ये कह रहे हैं फॉर equal drop in temperature, time taken increases। क्या हो रहा है? बराबर बराबर ड्रॉप टेम्परेचर में लाने के लिए जो टाइम टेकन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। एंड कूलिंग अप टू द सराउंडिंग टेम्परेचर, जो कूलिंग है अप टू दी सराउंडिंग टेम्परेचर, ये कितना वक्त लेती है भाई? बताओ। कूलिंग अप टू दी सराउंडिंग टेम्परेचर टेक्स कितना टाइम? टेक्स इनफाइनाइट टाइम। कूलिंग अप टू दी सराउंडिंग टेम्परेचर टेक्स इनफाइनाइट टाइम। समझ में आई बात सब लोगों को? क्या इतनी बात कैच कर पाए तुम लोग? चलिए, समझ में आया भाई? अब देखो भाई, हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें, तो आपके पास दो टाइप की चीजें अक्सर यहाँ पे रहती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ग्राफिकल क्वेश्चन, अभी मैं न्यूमेरिकल के पार्ट पर आऊंगा, मैं पहले ग्राफिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ग्राफिकल क्वेश्चन की बात करूं तो हमसे अक्सर दो टाइप के ग्राफ पूछे जाते हैं। एक थीटा का टेम्परेचर के साथ, या फिर एक ग्राफ हमारे पास आता है एल एन थीटा का, या एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट का। देखो, हमारे पास जो थीटा वाला ग्राफ है वो तो एक्सपोनेंशियल है, और जो एल एन थीटा का ग्राफ, इक्वेशन देखो, इक्वेशन से y mx प्लस सी, तो एल एन थीटा वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना? कोई परेशानी? तो ये बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था अभी ऊपर ही
कि भाई यहां पर आप कह सकते हो कि मेरे पास एक चीज पे ध्यान दो। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो स्लोप होती है वो आप कह सकते हैं कि आरसी के बराबर है, और यहां पर जो स्लोप है वो आपके पास माइनस के बराबर है। ये बताओ, डी थीटा बाई डी टी तुम्हारे पास माइनस के टी था, क्यों भाई? क्या डी थीटा बाई डी टी हमारे पास माइनस के था इस तरीके से? और हमने कहा था कि के प्रोपोर्शनल है 1/c। यहां पर भी हमने डायरेक्टली कह सकते हैं कि के प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो बताओ, दोनों ग्राफ में रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा है? दोनों ग्राफ में कौन ज्यादा जल्दी कूल हो रहा है? क्या दोनों ग्राफ में पहला वाला जल्दी जल्दी कूल हो रहा है? क्या दोनों ही ग्राफ में पहला वाला जल्दी जल्दी कूल हो रहा है, सॉरी धीरे धीरे कूल हो रहा है, और दूसरा वाला जल्दी जल्दी कूल हो रहा है? बोलो भाई, टेम्परेचर किसके में जल्दी ड्रॉप कर गया? दूसरे में। टेम्परेचर डिफरेंस किसके में जल्दी खत्म हो रहा है? दूसरे में। क्यों भाई? सही बात है रही। टेम्परेचर किसके में जल्दी जल्दी कम हो रहा है? तो दोनों ही ग्राफ के सेकंड में। टेम्परेचर किसके में जल्दी जल्दी कम हो रहा है? तो तो दोनों ही ग्राफ के सेकंड में। तो हम कहेंगे कि आरसी इज हाई इन सेकंड लाइन ऑफ बोथ कर्व। दोनों ही ग्राफ के सेकंड वाले में। तो ये बताओ, अगर दोनों में ही ऊपर वाले का आरसी कम है और नीचे वाले का ज्यादा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ ज्यादा है? बात समझ में आई? भाई दोनों ग्राफ में जल्दी कूल कौन हो रहा है ये बता दो तुम बस। दो लाइनों को देखो, तुम्हें कौन सा कूल होते हुए जल्दी दिखाई देता है? कौन सा जल्दी कूल हो रहा है? जल्दी कूल पहला वाला हो रहा है, कैसी बातें करते हो यार? किसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी कम हो गया? कौन तुरंत नीचे आ गया? किसका टेम्परेचर तुरंत कम हुआ है ये बताओ बस। सेकंड का हुआ है ना? तो किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है? आप भैया एक काम करिए, आप ना वैल्यूज बना लीजिए कि भाई मान लो ये 100 है, ये 90 है, ठीक है ना, ये 80 है, कुछ भी। कौन तुरंत किसका टेम्परेचर कम हो गया? सेकंड वाले का। तो रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा? सेकंड वाले। जो जल्दी कूल होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा। ये बात कही थी, ये बात याद कर लो। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो एक बहुत छोटी सी बात याद रखनी है, चाहे लॉग का ग्राफ दे या थीटा का, जो ग्राफ ऊपर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा, जो ग्राफ नीचे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम। आई बात समझ में? चाहे लॉग का ग्राफ हो या नॉर्मल थीटा का, जो ऊपर उसका सी ज्यादा, जो नीचे उसका सी कम। आसान भाषा में ऐसे याद रखो, और आसान पड़ेगा ऐसे करना। ठीक है ना?
समझ में आई बात? अच्छा, यही ग्राफ अगर ऐसे बना के देख, बताइए भाई, कंपेयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक बहुत आसान सी बात बताइए, जो जल्दी गर्म होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। जो जल्दी गर्म होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। तो बताओ भाई, जल्दी कौन गर्म हो रहा है? क्यों? बताओ यहां से। क्या मैंने यहां पर ये बताया था कि क्या फिर से स्लोप मेरे पास के बराबर है? क्या फिर से मेरे पास स्लोप यहाँ पे के बराबर है? ये तुम्हारे पास y है, ये तुम्हारे पास mx है, या माइनस, ठीक है ना? बोलो भाई, क्या स्लोप मेरे पास के बराबर है? यहाँ पे उन्होंने इसका ग्राफ बनाया है, y इक्वल्स टू के थीटा माइनस थीटा नॉट। अगर स्लोप मेरे पास के बराबर है, तो क्या स्लोप जो है, और के कितना होता है? 1/mc। तो बताओ, किसका स्लोप ज्यादा? स्लोप ऑफ वन ग्रेटर देन स्लोप ऑफ टू। तो आपके पास क्या आ जाएगा? C2 ग्रेटर देन C1। समझ में आया भाई? देख लो एक बार। के नेगेटिव साइन से क्या फर्क पड़ेगा? आप चेंज को देख रहे हैं ना। अब देखो होता क्या है कि दो बातें समझ में आए कि भाई हम ग्राफिकली इन सब चीजों को इस तरीके से करेंगे, लेकिन हमारे पास इस पर ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए एक अप्रोक्सीमेट फॉर्म है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट फॉर्म है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन जनरल हो क्या रहा है, एक बॉडी का टेम्परेचर थीटा 1 से थीटा 2 पहुंच रहा है, जहां पर सराउंडिंग थीटा 0 पर। भाई मान लो तुम एक बॉडी को लेकर आए 60 डिग्री सेल्सियस पे, और अभी वो 60 से 40 पर जा रही है, सराउंडिंग कितने पे? 30 पे। बात क्या हो रही कि आपकी बॉडी 60 से 40 पर जा रही है,
और सराउंडिंग कहाँ पर है, 30 पर। तो इस टाइप से कूलिंग हो रही है जहां पर कुछ इनिशियल टेम्परेचर है, कुछ फाइनल टेम्परेचर है और कुछ सराउंडिंग का टेम्परेचर। आपको पता है कि सबसे पहला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो था डी थीटा अपॉन डी टी माइनस के थीटा माइनस थीटा। अब एक चीज देखो, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास इस जगह पे अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि डी थीटा इन द एंड डिफरेंस है। डी थीटा क्या है, डिफरेंस। या ऐसा मान लो कि अगर तुम्हें अप्रोक्सीमेट फॉर्म याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और अगर अप्रोक्सीमेट फॉर्म याद ना हो तो अप्रोक्सीमेट फॉर्म हर बार लिखनी आती है। मतलब कि हमारे पास, हम करते क्या है, इस डी थीटा को हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब थीटा टू माइनस थीटा वन। रिप्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं डी थीटा को थीटा टू माइनस थीटा वन से और थीटा को इन दोनों के एवरेज से। मतलब अगर हमारे पास मान लो हम गए 60 से 30 से 50, 60 से 50 पर गए और सराउंडिंग है 30 पे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 60 और ये हो जाएगा दोनों का एवरेज 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। और मेरे पास फॉर्मूला लिखा जाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू माइनस थीटा नॉट। या तुम इस माइनस को इधर ले आओ तो तुम इसको लिख सकते हो बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज इक्वल्स टू के दोनों का एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये है अप्रोक्सीमेट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट फॉर्म है ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समझ में आया, बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई दोनों का एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। हाँ भाई, बोल दो सब लोग। तो भाई न्यूमेरिकल्स करने में हम इस वाले को इस्तेमाल करते हैं। बाकी कुछ और कैलकुलेट करना है तो और दूसरी फॉर्म को लगा लेंगे, पर न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम इसी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, कोई परेशानी है यहाँ तक? सवाल देख लो इसमें छोटे छोटे। मान लो a body at 60 degree Celsius cools to 50 degree Celsius in 10 minutes। ठीक है भाई, in 10 minutes। Find time taken for 50 to 40 degree drop if temperature of surrounding is 30 degree Celsius। ओ भाई, कैसे करेंगे? तुम भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, आंसर मैच करा लेंगे। ठीक है ना? हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद हो जाए नहीं तो हर बार लिखना आता हूँ। वैसे याद करने में भी आसान है, बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स टू के
दोनों का एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो पहले हम गए हैं 60 से 50। इस सवाल की अच्छी बात क्या है कि आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा दे रखा है वैसा रखो, सब कुछ सेल्सियस में। ठीक है, तो 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 के 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 30। तो पहले वाले से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे के। तो हमारे पास ये आ गया 1 के 55 माइनस 30, के की वैल्यू आई 1/25। उसके बाद मैं उसको दूसरे वाले के लिए लगाऊंगा। दोबारा में हम कहा जा रहे हैं, हम 50 से 40 जा रहे हैं। 50 माइनस 40 टाइम निकालना है। के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/25 इंटू 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 30। तो ये तुम्हारे पास आ गया 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू, ये कितना हुआ भाई, आप कह सकते हो 45 माइनस 30। तो टाइम तुम्हारे पास आया 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, 50/3 मिनट्स या 16.66। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं 16.66 मिनट्स। समझ में आई बात भाई, कोई दिक्कत? तो इस टाइप के सवाल हमें मिलेंगे, हम फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। चाहो तो एक सवाल और कर लो। सब लोगों को क्लियर हुआ ना ये? बताओ भाई। क्या करेंगे इसमें? हमारे पास एक बॉडी है 50 पर। फॉर्मूला क्या लगाना है? बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला डिवाइडेड बाई टाइम, थीटा माइनस थीटा नॉट के मल्टीप्लाइड बाई दोनों का एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो भाई 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू के 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। तो के की वैल्यू हमारे पास वही आ गई 1/25। दूसरे केस में जब रखेंगे तो हमें टेम्परेचर नहीं पता फाइनल क्या होने वाला है,
तो इसका मतलब नेक्स्ट 10 में हम 40 पर तो है, नेक्स्ट 10 का मतलब क्या है, 40 पर तो हम है, पर जा कितने पे रहे ये नहीं पता। डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1/25, 40 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। तो ये आपके पास कितना आ गया, अगर आप इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये बचेगा 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/5। ये आपके पास आ गया 20 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 20। ठीक है भाई, चाहो तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 माइनस 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 20। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो ये आपके पास कितना आ गया, 100 इज इक्वल्स टू 3 थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 33.33 डिग्री सेल्सियस, यानी 100/3। बोलो भाई, समझ में हो जाएगा ये? समझ में हो गया नहीं, समझ में आ गया ये? तो इस टाइप के सवाल कर लेंगे अगर हमारे पास आएंगे तो। भाई इस टाइप के कॉमन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर। देखो, अगर हम बात करें इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की लिमिटेशन या प्रॉपर्टीज, तो एक चीज समझो, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को जैसा न्यूटन के स्टेटमेंट्स हैं उसके थ्रू पढ़ा है, पर एक चीज समझनी है कि रेडिएशन के मोड से एनर्जी का ट्रांसफर, ये सारा कुछ स्टीफन्स ने समझाया था। ये सारा कुछ स्टीफन्स लॉ से समझाया गया। स्टीफन्स लॉ में क्या होता है कि स्टीफन्स लॉ के हिसाब से सब चीज टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंडेंट थी, और न्यूटन्स लॉ के हिसाब से टेम्परेचर डिफरेंस पे, थीटा पर। तो एक्चुअली ये कहा जाता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है ये स्टीफन्स लॉ से डिराइव्ड, मतलब स्टीफन्स लॉ जनरल है, सब जगह एप्लीकेबल, पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिर्फ छोटे टेम्परेचर डिफरेंसेस में ही एप्लीकेबल। मतलब मेन लॉ इन रेडिएशन स्टीफन्स लॉ ही है। तो हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज derived फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। इसका मतलब ये हुआ, स्टीफन्स लॉ is valid for all temperature difference, while Newton's law of cooling is valid for small differences। ये कहा जाता है कि थीटा माइनस थीटा नॉट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारे पास इस्तेमाल हो पाएगा, एप्लीकेबल हो पाएगा। उससे ज्यादा पर नहीं लगा सकते। साथ ही साथ हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये अक्सर इस्तेमाल होता है, इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, याद रखना, लिक्विड्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। ऑल्दो इसका हमारे मतलब सिलेबस में नहीं है अब,
पहले इस पर बेस्ड एक apparatus भी हमारे सिलेबस में था, अब नहीं है। ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात समझनी है कि किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। स्टीफन लॉ से डिराइव्ड है, 35 डिग्री से बड़े पर नहीं लगाते, मतलब कंसेप्चुअली। पर हमारे सिलेबस में अक्सर ऐसा होता है कि जो सवाल बने होते हैं ना, उसमें 40-50 का डिफरेंस रहता है, तो हम तो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, हम तो सॉल्व कर देते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि वैसे ही किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ 35 तक। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट लॉ की, जिसको हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो, हम बात कर रहे हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। हम यहाँ पर मतलब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझते हैं। देखो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वही लॉ है जो हम पहले कह रहे थे कि हर बॉडी अपने टेम्परेचर के हिसाब से एक थर्मल रेडिएशन को एमिट करती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा एमिट करती है। जो बोला था ना कि बर्तन को गर्म करना शुरू करा तो पहले रेड दिखाई देगा, फिर ब्लू दिखाई देगा, फिर व्हाइट हॉट हो जाएगा। तो ये उसी की बात हो रही है। क्या बोला गया कि एवरी बॉडी emits emits some wavelengths according to their absolute temperature, where one wavelength one wavelength is emitted with maximum intensity, where one wavelength is emitted with maximum intensity, and this particular wavelength decreases with increase in टेम्परेचर। और ये जो वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी से निकल रही है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक वेवलेंथ होती है लेमडा एम, और ये प्रोपोर्शनल है 1/t के। ये क्या है, वेवलेंथ विद मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये है आपके पास उसका टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमने क्या देखा था कि हर बॉडी अपने टेम्परेचर के हिसाब से एक रेडिएशन एमिट करती है, और हर टेम्परेचर के हिसाब से वो किसी एक वेवलेंथ को ज्यादा अमाउंट में निकालती है। तो जिसको ज्यादा अमाउंट में निकाल रही है वो वेवलेंथ टेम्परेचर के हिसाब से घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, और उसको हम लिखते हैं लेमडा एम से। और मेरे पास इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिखते हैं बी से, B/T। हमारे पास ये जो बी है, इसको कहा जाता है वीन्स कांस्टेंट। ये जो बी है, इसे हम कहते हैं वीन्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है, ये हमारे पास है 2.93 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना, मीटर केल्विन। ठीक है भाई, याद रखिएगा। मैं सीधे इसके डायमेंशन भी नीचे लिख देता हूँ, ताकि तुम्हें बाद में ये मिलीलीटर लगना शुरू हो जाए। ठीक है ना। इसकी डायमेंशंस क्या है भाई, m0 L1
टाइम 0 केल्विन 1। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब मेन चीज समझते हैं कि भाई यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, ये चीज आपको समझनी है। देखो हमने ये कहा था कि हर बॉडी अपने रेडिएशन, अपने टेम्परेचर के हिसाब से एक वेवलेंथ को एमिट करती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी। तुम्हें याद होगा कि हमने इस टाइप का ग्राफ कहा था कि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ बना लो, ठीक है ना। अभी सिर्फ इसको बना लो, मैंने कहा था कि इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हमने एक ग्राफ बनाया था ई का। एक्चुअली ये हमारे पास ई लेमडा का ग्राफ होता है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का ग्राफ होता है किसी टेम्परेचर पर। हमने ये देखा था कि हर एक बॉडी, मैंने क्या बताया था, हर बॉडी अपने टेम्परेचर के हिसाब से एक थर्मल रेडिएशन एमिट करती है। तो सारी बॉडीज अपने टेम्परेचर के हिसाब से एक थर्मल रेडिएशन एमिट करती है, हर बॉडी करती है ये काम। और हर टेम्परेचर पर, मान लो ये T1 है, तो हर टेम्परेचर पर वो एक वेवलेंथ को थोड़ा अमाउंट में ज्यादा, बात समझ में आ रही है, एक वेवलेंथ को थोड़ा अमाउंट में ज्यादा निकालती है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया। जब हमने टेम्परेचर को T2 किया तो T2 के हिसाब से उसने किसी और वेवलेंथ को अमाउंट में थोड़ा ज्यादा निकालना शुरू करा। और अब मान लो वो किसी वेवलेंथ लेमडा m2 को निकालती है, हमने और टेम्परेचर बढ़ाया, तो अब वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से किसी वेवलेंथ लेमडा m3 को ज्यादा निकालती है। तो बात क्या हो रही है कि हमारे पास जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ का जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है। एरिया अंडर द कर्व भी हमारे पास बढ़ रहा है। और एरिया अंडर द कर्व हमें बताता है कि भाई एरिया प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के। एरिया प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा समझो कि हमारे पास ये जो पोर्शन है एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व सिंपल बताता है देखो ये ग्राफ किसका है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का। ये बताओ, अगर ग्राफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की अपनी एनर्जी। ये बताओ, अगर हम हर पर्टिकुलर वेवलेंथ की अपनी अपनी एनर्जीज को जोड़ दें तो क्या मुझे टोटल एनर्जी मिलेगी? बोलो भाई। अगर एक थर्मल रेडिएशन में, अगर एक थर्मल रेडिएशन में भाई मान लो मैं, मेरा टेम्परेचर है कुछ, मैं उसके हिसाब से 1 जूल रेड निकालता हूँ, 2 जूल ब्लू निकालता हूँ, 4 जूल ग्रीन निकालता हूँ, 6 जूल वायलेट निकालता हूँ। अगर इन सबको इंडिविजुअली जोड़ दिया जाए तो क्या मेरी बॉडी की टोटल एमिसिव पावर आ जाएगी? हाँ जी, अगर इन सबको इंडिविजुअली जोड़ दिया जाए तो क्या मेरी बॉडी की टोटल पावर निकल आएगी? तो हमारे पास एरिया अंडर द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, एरिया अंडर द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर विद लैम्डा, ये हमें टोटल एमिसिव पावर ऑफ बॉडी देता है। तो हमारे पास अगर कहीं पर, तो आपको याद रखना है
कि हमारे पास इस ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का जो एरिया है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई लेमडा डी लेमडा है, और ये हमारे पास कह सकते हो टोटल एमिसिव पावर के बराबर है। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मेरी बॉडी ग्रीन कलर लाइट का 1 एंगस्ट्रॉम, ब्लू ग्रीन कलर का 1 जूल, रेड कलर का 10 जूल, ब्लू कलर का 50 जूल, वायलेट का 100 जूल ऐसे निकालती है। अगर हम सारी इंडिविजुअल वेवलेंथ्स की एनर्जी को जोड़ दें तो क्या हमें टोटल मिल जाएगा? तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया अंडर द ई लेमडा डी लेमडा हमें क्या देगा? टोटल एमिसिव पावर। तो हमारे पास इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी E1 की, उसके बाद E2 की, और सबसे ज्यादा E3 की। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, देखो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं हमारे पास क्या कम हो जा रहा है? लेमडा मैक्स। समझ में आई बात? तो जिस तरीके से, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये चीज देखने को मिल रही है, लेमडा एम डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। कोई परेशानी? बताओ भाई, कोई दिक्कत हो यहां तक तो बोलो। ठीक है ना? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए। अब एक चीज देखो, तुमने यहां पर लिखा कि मेरे पास जो ग्राफ है लेमडा एम का, वो V/T है। ये बताओ, है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही ना, तो मेरे लिए V=F लेमडा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि लेमडा एम आपके पास आ गया V/फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास कह सकते हो कि जहां पे लेमडा मैक्सिमम होगा वहां पर, इसको तुम C लिख लो, तो जहां पर लेमडा मैक्सिमम होगा वहां पर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। और मैं इसको लिख सकता हूं C/F मिनिमम इज इक्वल्स टू B/T, या आप कह सकते हैं कि F मिनिमम इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट K इंटू T। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पे बना लेना ऊपर अपनी कॉपी में कहीं पर भी, कि अगर हम लोग लेमडा एम का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाए तो वो कैसा आता है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर हम लोग लेमडा एम का टी के साथ ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर उसी जगह पर अगर हम लोग एफ मिनिमम का टेम्परेचर टी के साथ ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। बोलो भाई, कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर वेवलेंथ घटती है तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर वेवलेंथ घटती है तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? और अगर कहीं पर टेम्परेचर घटाने पर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। मतलब अगर यही स्पेक्ट्रल वाला ग्राफ, अगर यही स्पेक्ट्रल वाला ग्राफ ई लेमडा का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाया जाए तो क्या होगा? जैसे हर बॉडी अपने टेम्परेचर के हिसाब से सारी वेवलेंथ निकालती,
वैसे ही हर बॉडी अपने टेम्परेचर के हिसाब से सारी फ्रीक्वेंसी निकालेगी। जिस तरीके से एक वेवलेंथ को मैक्सिमम इंटेंसिटी से निकाला था, ऐसे ही यहाँ पर भी एक फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम इंटेंसिटी से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर बस फर्क क्या होगा, उस कंडीशन पर जो एफएम है वो यहाँ पर है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ये एफएम अब बढ़ेगा। क्यों भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों भाई, क्या वेवलेंथ का अपोजिट बिहेवियर है? क्या वेवलेंथ की अपोजिट बिहेवियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो वो छोटी होगी, लेकिन अब वो बड़ी होती चली जाएगी। पहले आप कह सकते थे कि वेवलेंथ घट रही थी, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, जो एफएम है, वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलो भाई, क्या ये वेरिएशन समझ में आया? कि मेरे पास एक चेंज क्या आ गया, मेरे पास एक चेंज जो आया वो ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को? कि पहले क्या था कि हमें पता है कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बस जो बिहेवियर वेवलेंथ शो कर रहा है उसका अपोजिट फ्रीक्वेंसी शो करेगा। अगर वेवलेंथ घटा करता था टेम्परेचर को बढ़ाने पर, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा करेगी टेम्परेचर को बढ़ाने पर। कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी? जो ज्यादा अमाउंट में निकली। देखो निकल तो सब रहे हैं, निकल तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रही है, निकल तो बहुत सारी वेवलेंथ रही है, पर एक वेवलेंथ या एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा अमाउंट में निकलती है। जो ज्यादा अमाउंट में निकलती है वही बॉडी का कलर डिसाइड करती है, तो उसी की बात हो रही है। बोलो भाई, क्या सबको समझ में आई ये बात? क्या कहना, क्या कहा जा रहा है आपसे यहाँ पे? ठीक है ना? चलिए। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा चेंज कर लो, चेंज इन द सेंस, ये मिनिमम का मिनिमम मत लिखो, इसको एम ही लिखो। ठीक है ना? इसको मिनिमम मत लिखो, तुम लोग फिर उल्टा समझ जाओगे। इसको एम छोड़ दो, बस मिनिमम मत लिखो, ना तुम्हें हो जाएगा कंफ्यूजन। कहने का मतलब क्या है, ये जो एम है ये मैक्सिमम ही मान लो बता रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये वो वेवलेंथ या वो फ्रीक्वेंसी है जो ज्यादा अमाउंट में निकली। देखो, ओवरऑल ग्राफ में देखो तो ये कोई बीच की वैल्यू है, पर क्या बोला गया कि कुछ चीजें, कुछ वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम अमाउंट में निकलती है। ऐसा मान लो कि जब कोई थर्मल रेडिएशन हुआ तो वो मुझे रेड दिखाई दे रहा है, तो रेड दिखने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर मान लो सारे फोटॉन्स 10-10 निकल रहे हैं, पर रेड कलर लाइट के 100 निकल रहे हैं। ठीक है ना? या रेड कलर की फ्रीक्वेंसी 100 निकल रही है, रेड रेड फ्रीक्वेंसी वाले 100 फोटोन निकल रहे हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। क्या सबको समझ में आया ये? क्लियर ये चीज? तो हमारे पास मेन बात समझनी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी।
इस पर आपको एक बहुत आसान सवाल जो देखने को मिल सकता है वो सिंपल यही हो सकता है। बताओ भाई, बताइए दोनों के आंसर्स। बताओ, क्या E1 टोटल एमिसिव पावर है? और अगर E1 टोटल एमिसिव पावर है तो क्या वो T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है? क्यों भाई, क्या वो T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है? तो आप कह सकते हो कि E1 अपॉन E2 ये हमारे पास A1 अपॉन A2 भी हो सकता है, और ये होगा T1 अपॉन T2 की पावर 4। और रखते किस में है इनको? इनको रखते हैं सबको सेल्सियस, सॉरी केल्विन में। तो 527 प्लस 273, भाई मान लीजिए ये मैं कह दूं कि ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2, ठीक है ना? तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 800 अपॉन 600। तो ये कितना हो गया भाई? ये आपके पास आ जाएगा कि पावर 4। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एक तरीके से ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3। कितना हो गया ये? 256 अपॉन 81। लेकिन अगर आप बात करेंगे लेमडा m1 अपॉन लेमडा m2 की, तो आपको पता है कि लेमडा m प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी होता है। तो ये कितना आ जाएगा? T2 अपॉन T1। तो ये हो जाएगा फिर से आपके पास 327 मतलब 600 डिवाइडेड बाई 800 मतलब 3/4। समझ में आया भाई? हाँ जी। अच्छा, एक लास्ट लॉ और लिख लो, उसके बाद हम इसके और क्वेश्चंस को सीखेंगे। वीन्स फिफ्थ पावर लॉ। एक चीज समझिए, हमने क्या देखा कि हमारे इस ग्राफ में, इस ग्राफ को अभी हम दोबारा बना देंगे पर समझ लो। ये बताओ, ये ग्राफ जो हमने बनाया है ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग एनर्जी। तो भाई इसकी टोटल एनर्जी तो ई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ज्यादा अमाउंट में निकली। मतलब जब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग वेवलेंथ को दिया गया तो किसी एक वेवलेंथ की एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी। देखो याद रखना, फोटोन की एनर्जी की बात नहीं हो रही है इस चैप्टर में। हम फोटोन की एनर्जी की कोई भी बात नहीं कर रहे, हमें फोटोन की एनर्जी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे फोटोन की एनर्जी का कोई डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे टोटल एनर्जी का है। तो मेरे पास व्हील्स फिफ्थ पावर लॉ हमें क्या बताता है? ये कहता है
कि हमारे पास हम जब किसी टेम्परेचर को देखते हैं तो ये कहा गया कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर a wavelength is emitted with maximum intensity। क्या बात हो रही है कि एक वेवलेंथ विद मैक्सिमम इंटेंसिटी से निकलती है। तो यहाँ पर वीन्स जो फिफ्थ पावर लॉ है ये उसी के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ wavelength emitted with maximum intensity is directly proportional to fifth power of absolute temperature। ठीक है ना। हमारे पास वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अ वेवलेंथ इज एमिटेड विद मैक्सिमम इंटेंसिटी, और वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, याद रखना पूरी की बात नहीं हो रही है, स्पेक्ट्रल की। तो वो जो ई लेमडा जो मैक्सिमम अमाउंट में निकली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 5 की। मतलब कह सकते हो कि जो ई टोटल होती है, मैं इसीलिए दोनों को लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आ पाए, कि ई टोटल क्या है, जो कंप्लीट है पूरी एनर्जी। और ये किसकी बात है, एमिटेड विद मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ऐसा मान लो कि किसी जगह पर किसी बॉडी का टेम्परेचर है, सपोज मैं कह रहा हूं 200 डिग्री सेल्सियस। अब 200 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से वो बॉडी मुझे लाल रंग की दिखाई दे रही है, वो बॉडी मुझे लाल रंग की दिखाई दे रही है। तो अगर वो बॉडी मुझे लाल रंग की दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर वो लाल रंग की दिखाई दे रही है तो लाल रंग ज्यादा निकल रहा है। तो अगर उसकी पूरी एनर्जी कैलकुलेट करी जाए तो टी की पावर 4, और सिर्फ लाल रंग की कैलकुलेट करी जाए तो टी की पावर 5 की प्रोपोर्शनैलिटी। बोलो भाई, क्या सबको ये बात समझ में आई? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? चलिए, अब एक चीज देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला आया था स्टीफेंस लॉ में, वो आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास ई का फॉर्मूला सिग्मा ए टी की पावर 4, सॉरी सिग्मा टी की पावर 4 था। और अगर हम यहाँ से डी क्यू बाई डी टी की बात करते तो ये चीज हमारे पास सिग्मा ए टी की पावर 4 बन जा रही थी। तो देखो भाई, अक्सर क्या होता है, वैसे तो ये बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास मैक्सिमम केसेस में जो बॉडी होती है वो एक स्फीयर होती है। अगर बॉडी एक स्फीयर है तो इसी डी क्यू बाई डी टी को हम कहते हैं सिग्मा 4 पाई r² टी की पावर 4। और अब हमें पता चल गया है कि हम अपने टेम्परेचर को, अब हम ये बात जान गए हैं
कि अब हम अपने टेम्परेचर को बी अपॉन लेमडा मैक्स भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पर आपको dq बाय dt या RH, आपको RH कंपेयर करना पड़े और वहां पे आपको क्या करा जाए कि टेम्परेचर ना देकर लेमडा मैक्स दे दिया जाए। या अगर मुझे दो स्फीयर्स का RH1 और RH2 कंपेयर करना पड़ जाए तो वही हम यहाँ पे कह दें कि ये मेरे पास हो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लेमडा M2 अपॉन लेमडा 1 की पावर 4। नीट इस फॉर्मूले पर सवाल पूछ चुका है। नीट का रिसेंट का 2016-17 का सवाल है। 16-17 में उन्होंने इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा है। हाँ भाई, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आपसे नीट ने 2016 या 17 में इस चीज पर सवाल पूछा। कोई परेशानी? समझ में आ गया सब लोगों को भाई? ठीक है ना? देख लीजिए एक बार। अब देखो इस पे ना मतलब हमने स्टीफेंस लॉ पे एक तो सवाल नहीं करे थे, तो स्टीफेंस लॉ पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर लास्ट की दो चार बातें बची हैं जो इस चैप्टर में पूरी कंक्लूड करके बस तुम्हें बतानी है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, वो चीजें भी कर लेंगे। ठीक है भाई? तो हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं स्टीफेंस लॉ पर बेस्ड। चलिए, एक काम करो, क्वेश्चन साथ साथ लिख लो मेरे, और उसके बाद हम साथ ही साथ सॉल्व कर लेंगे। टू स्फीयर A and B having radius 4 and 5 centimeter are maintained at 527 and 327 degrees Celsius. Temperature of surrounding is 500 Kelvin, sorry, 200 Kelvin. If rate of loss of heat by A is 10 watt, find RH of B। बताओ भाई, ट्राई करो और उसके बाद आंसर बताओ। ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन और करवाया गया। अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो नीट ने पूछा है। मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ कंसेप्ट तुम्हें बताने के लिए। कहने का देखो मतलब क्या है, हमारे पास एक बार सवाल आया, मैं तुम्हें एक रफ आइडिया देता हूँ क्या क्वेश्चन था। इन अ थर्मल रेडिएशन,
emissive power, maximum emissive power is associated with maximum emissive power is associated with 4000 Armstrong wavelength, where 500 Armstrong, 4500 Armstrong and 6000 Armstrong are also present. Then energy associated is higher with बताओ। तो एक बात सुनो, एक चीज याद रखनी है कि जब भी सवाल थर्मल रेडिएशन का हो तो कभी भी फोटोन की एनर्जी के हिसाब से आंसर नहीं देते। जब भी सवाल थर्मल रेडिएशन का हो तो उसमें, ठीक है ना, उसमें कभी भी फोटोन के हिसाब से आंसर नहीं देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोटोन की एनर्जी के साथ साथ कितने फोटॉन्स निकले ये बात भी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक थर्मल रेडिएशन का ग्राफ ऐसा होता है जहां पर इन्होंने कहा कि 4000 वाले की एनर्जी ज्यादा है। तो एक बात बताओ, इस 4000 के पास यहां कहीं होगा 4500, यहां कहीं होगा 6000 और यहां कहीं होगा 500। बताओ भाई, ग्राफ के हिसाब से किसकी एनर्जी ज्यादा है? बोलो, बाकी लोग भी बताओ जिन्होंने जवाब नहीं दिया था पहले। हमारे पास इसके हिसाब से किसकी एनर्जी ज्यादा है? बोलो भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें यहीं से समझ में आ रहा है कि अब देखो बात क्या हो रही है। मैक्सिमम ऐसे तो चार, अगर आप सिर्फ फोटोन को देखोगे तब तो 4000 के पास भी कोई ज्यादा एनर्जी नहीं होती है। अगर आप फोटोन के रेस्पेक्ट में देखो तब तो सबसे आगे यही होना चाहिए। पर ये तो रेडिएशन की प्रॉपर्टी है ना कि लोग अमाउंट में ज्यादा है। ऐसा मान लो कि हम लोग एक रास्ते में जा रहे थे, ठीक है ना, और तुमको 2000 रुपए का एक नोट पड़ा हुआ मिला और तुम उठा लेते हो, ठीक है ना, तुम उठा लेते हो। तो तुम्हारे पास जब तुम्हें 2000 का एक नोट पड़ा हुआ मिला तो 2000 रुपए एक सिंगल नोट के टर्म्स में एक बहुत बड़ा वैल्यू है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है 2000 के टर्म में। लेकिन मान लो जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक एक के रुपए के सिक्के मिले, पर मुझे सिक्कों का पूरा बोरा मिला एक।
तो बताओ किसके पास ज्यादा पैसे आए? क्यों भाई? मेरे पास आए ना। तो ये वही वाली चीज है कि 500 वाले फोटोन की एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, पर 500 वाले फोटोन नंबर में कम है, अमाउंट में कम है। लेकिन 4000 वाले अमाउंट में बहुत ज्यादा है। तो सिंगल अगर कम भी थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो बात क्या होती है। तो सिंपल सी बात, तुम्हें कभी भी ये वाला सवाल आए तो तुम बस ये देखना कि मैक्सिमम किसका है, 4000 का। तो मैक्सिमम के सबसे नजदीक कौन है, 4500। तो आंसर क्या होगा, 4500। आई बात समझ में? अगर 4000 की एनर्जी ज्यादा है तो 4000 के पड़ोसी की भी एनर्जी ज्यादा होगी। हमें ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 4000 की एनर्जी ज्यादा है तो 4000 के पड़ोसी की भी एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों भाई, सही बात है ना ये? ऐसा होगा कि कोई बहुत अमीर आदमी हो और वो जाके अपना घर कहाँ बनाए, किसी स्लम एरिया में जाके? नहीं होगा ना ऐसा। तो अगर हमारी एनर्जी ज्यादा है तो हमारे पड़ोसी की भी ज्यादा होगी। हो सकता है वो हमसे कम हो, पर हमारे कंपैरेबल तो होगा ना। तो बस वही है। अब तुम सोशल सोशल सर्विस करते हो, एनजीओ में काम करते हो, तो एक अलग बात है। नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आई बात भाई? तो इस तरीके से थर्मल रेडिएशन का ग्राफ हमारे पास होता है। ठीक, कोई दिक्कत?